बजट 2022 आ चुका है और ग्रोथ पर पूरी तरह यहाँ फोकस किया गया है। बूस्टर डोज मिली है इकोनॉमी को, ज़बरदस्त कैपेक्स यहाँ पर लाइनअप किया गया है। इस साल का जो टारगेट है वो 7.5 लाख करोड़ है। एक्सपेंडिचर क्लियरली बहुत है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इस वक्त हाईलाइट में है और हम चलते हैं सीधे। हमारे साथ इस वक्त माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल जुड़ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर। सर बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर बजट को पहले आपके हिसाब से आपने जो इसमें सबसे काम की बात आपको लगी वो क्या थी? मुझे लगता है कि सतत विकास के लक्ष्यों का एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन है जी। जब मैं सतत विकास कहता हूँ तो विकास की निरंतरता ही किसी देश की इकोनॉमी की बड़ी सफलता होती है जी। दूसरा, मैंने एक टिप्पणी की थी कि हम अपने प्राचीन अर्थव्यवस्था के जो मूल स्तंभ होते हैं उस पर खड़ी ये इकोनॉमी है। कृषि, सेवा क्षेत्र, चिकित्सा की हमारी पद्धतियाँ। और जब मैं मेगा कहता हूँ तो मैं मेगा की जगह पे ये कहता हूँ कि जिस प्रकार से सप्लाई चेन को डेवलप किया है सरकार ने, खासकर मोदी जी के समय में, ये बड़ी सफलता है। क्योंकि कनेक्टिविटी सिर्फ रोड की नहीं होती है। जब मैं सप्लाई चेन की बात करता हूँ तो अगर हम देखें, जब कोरोना का पीरियड था तो सारी सेनाओं के संसाधनों का उपयोग करके हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को किया। फिर जब आप वैक्सीनेशन की बात सोच रहे थे और वैक्सीन आपके पास नहीं थी, उसके पहले आपने सप्लाई चेन डेवलप कर ली थी। अगर हम पीएम गति शक्ति की बात करें तो ये सप्लाई चेन के वो 7 कंपोनेंट हैं जिन पर इक्वल फोकस हुआ है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि इकोनॉमी की दृष्टि से कोई भी इकोनॉमिस्ट या वित्तीय प्रबंधन को समझने वाला व्यक्ति, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मैंने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा जी, लेकिन मैं दीनदयाल जी के उस स्लोगन को मानता हूँ कि जमीन पर खड़े होकर जब आप समस्याओं को देखते हैं तो ये धरती आपको समाधान का रास्ता देती है। हम इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं और इसलिए मैं देखता हूँ कि पीएम गति शक्ति है जिस पर चर्चा नहीं हुई या जिस पर चर्चा होनी चाहिए, या दूसरी सप्लाई चेन, ये 2 बड़ी सफलताएं हैं। और वित्त मंत्रालय ने आने वाले रोड मैप में 25 सालों की जो हमारी भूमिका है उसमें इसी बात को इंगित किया है। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सामने आई भी है निकल कर कि इसका क्या मायने होगा और आगे चलकर ये भारत के लिए कितना बढ़िया साबित हो जाएगा और भारत को आगे हर देश से आगे लेके जाएगा। सर, एग्री और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के लिए इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, जो थोड़ी बहुत बात बताई गई है, उसको आप कैसे देखते हैं और ये साल अब इस सेक्टर के लिए कैसा जाएगा? मैं हृदय से पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। फूड प्रोसेसिंग मंत्री होने के नाते, जल शक्ति मंत्री होने के नाते 135% का बजट में इजाफा है। प्रधानमंत्री जी ने जब पीएलआई स्कीम की कल्पना की थी तब ये बात कही कि हमारा कोई भी उद्योगपति या कोई भी कंपनी दुनिया में इसका ब्रांड क्यों नहीं है, कि भारतीय खान पान का कोई ब्रांड तो होना चाहिए। सही बात है। दुनिया के ब्रांड हमारे यहाँ पर ब्रांड बिक रहे हैं लेकिन भारत का कोई फूड प्रोसेसिंग का ब्रांड बाहर नहीं है। तो जो पीआईएल स्कीम थी, उस पीआईएल स्कीम में ये था कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में 50% भारत सरकार देगी और हमने उसको अभी किया है। और मैं 1022 करोड़ रुपया पहली बार ही सिर्फ पीआईएल स्कीम के लिए मिला है और ये दुनिया में हमारे उद्योगपति की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और क्वालिटी को वो करने के लिए काम करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सफल योजना है वो किसान संपदा योजना है। उसमें भी 200 करोड़ का इजाफा किया है। वो किसान को भी पैसा देती है, छोटे व्यापारी को भी देती है और बड़े व्यापारी को भी देती है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, जो इस बजट का मूल आधार हो सकता है और देश की इकोनॉमी में वो बड़ा बूस्ट हो सकता है, वो है कि दुनिया ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष माना है। करेक्ट। हम भारत के लोग परंपरागत तरीके से मोटे अनाज की बड़ी खेती करते रहे। हाँ, लेकिन जैसे ही हमने सिंचाई के साधन खड़े किए, किसान कैश क्रॉप की तरफ गया। गेहूं, गन्ना, हमको लौटने में देर नहीं लगेगी लेकिन हमारे पास अवसर है। इस बजट में साफ कहा है नाबार्ड उन छोटे उद्यमियों को, एफपीओ को मदद करे जो क्वालिटी कंट्रोल की तरफ ध्यान दें या पैकेजिंग की तरफ ध्यान दें। किसान को मदद करने के लिए जो वित्तीय प्रबंधन किए गए उसमें साफ कहा गया है कि आप अधिक उत्पादन करिए और क्वालिटी को मेंटेन करिए। और इसलिए मैं मानता हूँ 3 अवसर हमारे सामने हैं कि हम फिर से अपने परंपरागत मोटे अनाजों को के लिए तैयार हों, दुनिया की मांग को पूरा करने का हम संकल्प लें। तो निश्चित रूप से जो उपज के दौर पर जो रोजगार मिलेगा वो तो है ही, पैकेजिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए जो दूसरा फेज होगा उसमें कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात के लिए जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं उस पर रोजगार मिलेगा। मैं संख्या की गणना पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यदि हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उसकी भरपाई की
तो ना सिर्फ रोजगार मिलेगा, हमें रोजगार भी मिलेगा, हमें कीमत भी मिलेगी और देश का नाम दुनिया के पटल पर आएगा। जो ब्रांड करने की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, स्वाभाविक है कि निर्यात कोई बड़ी कंपनी करेगी, हम कोई किसान तो निर्यात अभी करेगा नहीं, एफपीओ कोई अभी निर्यात नहीं करेगा, तो लेकिन हमारे पास 1 वर्ष है, इस 1 वर्ष में हम बड़ा ये लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और एक वैल्यू चेन डेवलप हो जाएगी सर। मैं चेन के मामले में आपसे पहले कहता हूं कि सप्लाई चेन के मामले में कोई कमी बेसी नहीं है। अगर पहाड़ पर भी कोई जैविक या प्राकृतिक मोटा अनाज पैदा होता है तो वो स्वाभाविक है कि वो 3 गुनी कीमत उसको मिलेगी। तो सप्लाई चेन में अगर कोई खर्च आता है तो ये सप्लाई चेन मोदी सरकार ने बनाकर रख दी है और इस बात के लिए प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना होगा। दूसरा, जल शक्ति की जब मैं बात करता हूँ तो 60,000 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन को यानी एक कंपोनेंट में दिए गए। ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षी और लक्षित कार्यक्रम है। हर घर जल उनका तो नारा है, का जो स्लोगन है। और जिन लोगों ने 2021 में लक्ष्य प्राप्त करना था उन्हें प्राप्त कर लिया। उसमें 3 राज्य हैं और 3 यूटी है। 2022 में जिन राज्यों को प्राप्त करना है उसमें हरियाणा ने 2022 के प्रारंभ में प्राप्त कर लिया, बाकी राज्यों को भी प्राप्त करना है। कुछ को 2023 में करना है, बाकी को 2024 में करना है। जिनको 2023 में लक्ष्य प्राप्त करना है या 2022 में लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए 60,000 करोड़ है। ये ग्रांट नहीं है, ये पूरी तरह से ड्रा सिस्टम है। जो राज्य जितना चाहे उतना ड्रा कर सकता है, उसकी जितनी क्षमता है वो जितनी तेजी के साथ काम कर सकता है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन जल शक्ति का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है नदी जोड़ो अभियान। मैं इसे आंदोलन कहता हूँ। ये देश की जरूरत भी थी और देश की मांग भी थी, लेकिन अटल जी ने जब नदी जोड़ने की बात कही थी तब गतिरोध थे और बड़े गतिरोध थे। और वो थे, स्वाभाविक है कि जब हम नदियों को जोड़ने की बात करते हैं तो वो 2 राज्यों में आती है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, उनके रिजर्वेशंस, ये बड़ी समस्याएं थी। कहीं उसमें दोष नहीं था। कई बार ये भी कहा गया कि नदियां जुड़ेंगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन भारत सरकार ने डेफिसिट बेसिन और सरप्लस बेसिन को जोड़ने की बात कही है। जब हम 2 नदियों को जोड़ने की बात करते हैं तो सरप्लस बेसिन और डेफिसिट बेसिन को जोड़ने की बात करते हैं। ये मैपिंग भारत सरकार के पास थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को कि उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में ये बैकलॉग टूट गया, ये गतिरोध समाप्त हो गया। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बधाई दूंगा कि उनने हमारी कैन बेतवा लिंक को सहमति दी। और वो 44,000 करोड़ की योजना है। 3 चीजें उसमें प्रमुख तौर पर है। 7 लाख हेक्टेयर को पानी मिलेगा सिंचाई का, 12 लाख परिवारों को पीने का पानी मिलेगा। जल विद्युत की तो बात हमेशा होती है, लेकिन इसमें सौर ऊर्जा भी मिलेगी। डिजाइन उसकी ऐसी है और इसी आधार पर इस बजट में 5 ऐसे मल्टीप्लायर इफेक्ट्स दिख रहे हैं सर। हाँ, मतलब सौर ऊर्जा इसके पहले कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि किसी वाटर बॉडी पर सौर ऊर्जा भी बनेगी। ये पहला प्रयोग उसमें हुआ और उसी को सफल मानते हुए, क्योंकि वो चल पड़ा, तो ये गतिरोध जब खत्म होता है तो मैं इसे आंदोलन कहता हूँ। और अब 5 जगह पर चिन्हित किया गया है, 5 और जगह। मैं बड़ी विनम्रता से साथ कहूँगा कि वो 5 स्थान है जहाँ बरसात में भी पानी नहीं मिलता। अगर ये काम राजनीतिक इच्छा शक्ति से पूरा होता है, राज्यों की सहमति इसमें जल्दी मिलनी चाहिए, तो मैं जो 5वीं सफलता देखता हूँ जो लॉन्ग टर्म है कि 16 से 70% में देश में सूखा पड़ता है और इतने ही प्रतिशत में बाढ़ आती है। बिल्कुल। हम अगर, और कोई भी बाढ़ और सूखा हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमारे वित्तीय प्रबंधन पर वो बड़ी चोट करता है। अगर हमने नदियों को जोड़ा तो ये सूखे और बाढ़ के डेफिसिट को हम कम करेंगे और ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हम रोक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आने वाली पीढ़ी को, खासकर मैं नौजवानों से कहूंगा, ये काम लंबा है, ये 10, 15, 20 वर्षों तक समय लगेगा। लेकिन देश की आज़ादी के 100 वर्ष होने के पहले अगर देश की पीढ़ी ने या सरकारों ने ये काम कर लिया, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा। ओके, ऑल राइट सर। बट ये बूस्ट जो दिया गया ऑयल सीड्स पर और पर्टिकुलरली उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने पर, और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है हम सेल्फ रिलायंट भी हो जाए ऑयल सीड्स पर, आप कैसे देखते हैं सर इसको? नहीं, मुझे लगता है कि जो लक्ष्य सरकार ने तय किया, दलहन का लक्ष्य तय किया, हम स्वावलंबी हो गए। तिलहन के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में आप एक बात का ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री लगातार प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। 0 बजट खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। और अभी गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के स्पान में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की बात की गई है। हमें लौट कर जाना होगा, जब हम जैविक खेती, 0 बजट खेती या प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो रासायनिक खादों से मुक्ति, रासायनिक खादों के आयात की निर्भरता से दूर होना
और हमारी भारतीय कृषि व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ना, देश हो या दुनिया हो, वो अच्छे खान पान की तरफ आगे बढ़ रही है। उसको शुद्ध चाहिए, उसको पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, उसको खाद नहीं चाहिए, और ये हमारी मूलभूत परंपरा थी, हमारी आधारभूत परंपरा थी। उसकी तरफ लौटने में हमें समस्या नहीं है, बशर्ते कीमत मिले। और हमने ये कहा कि हम मांग और पूर्ति के गैप को नहीं बढ़ने देंगे जी। और इस आधार पर मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर प्रयोग है, जिससे देश को की इकोनॉमी में भी उछाल आएगा, लेकिन हम अपनी मूलभूत परंपराओं की तरफ भी बहुत मजबूती के साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सर, आप शुरू से ये बात कह रहे हैं और वही हमारी आधारशिला है। अगर हम ड्रोन, जो किसान ड्रोन की बात की गई है, वो फार्मर्स के लिए कितना बेनिफिशियल और कैसे बेनिफिशियल होगा? देखिए, पहले टुकड़ों में लोग बेचारे यंगस्टर्स करते थे जी। उनको वो मदद मिलती नहीं थी। सरकार ने जब ऑन किया है, जी। तकनीक थी लेकिन वो धक्के खाते रहते थे। कभी कहते थे कि उनको उड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी, और ऐसा नहीं कि आज मैं जबलपुर में 7 वर्ष पहले एक लड़के ने ड्रोन बनाया और उसने उससे सिंचाई और पेस्टिसाइड छिड़कने की बात कही, लेकिन उसके सामने जब तक डीएम सहमत था तब तो ठीक है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एविएशन की और बाकी, और इससे ऊपर आप ऊंचाई के ऊपर, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जबलपुर में है तो उसके सामने बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस थे। हाँ, तो अब चूंकि सरकार ने ऑन किया है तो उसके बेल्ट तय होंगे, एरिया स्पेस डिसाइड हो जाएगा, ऊंचाई डिसाइड हो जाएगी, तो सामान्यतः जो तकनीक है वो स्मूथली यूज़ हो सकेगी और वो लाभदायी है। मुझे लगता है कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत आसानी के साथ में नहीं कर पाता, या कई बार ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बड़ी नुकसानदेह होती हैं, उसमें ये यंत्र कारगर साबित होगा, और मुझे लगता है ये भी एक नई क्रांति है। बिल्कुल नई क्रांति है, नया सोच है, और आई थिंक उससे प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली बढ़ेगी, फार्मर्स के पास पैसे भी बेहतर आएंगे पहले के मुकाबले। सर, एक और बात की गई है जो सर इस बार बजट में बोला है कि गवर्नमेंट लेके आएगा लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी चेंजेस एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सर, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके के फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर जो फोकस किया जा रहा है, उससे हम ये डिपार्टमेंट और ये एरिया भी बेटर कर पाए। 2 बातों को क्लब कर दीजिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी बात भी की है, हाँ। आपके फॉरेस्ट्री की बात भी की है, प्राकृतिक खेती की बात की है, कृषि उत्पादन हो, हार्टिकल्चर का उत्पादन हो, जी। चाहे आपका फलों और सब्जियों की बात हम करते हैं जी। हमें एक बात समझनी पड़ेगी, जो बात हम बार बार कहते हैं कि फल और सब्जियां जो जल्दी खराब होने वाली हैं, हाँ। उनकी यदि हमने उम्र बढ़ा दी तो ये फायदा सिर्फ किसान का नहीं होगा, सिर्फ व्यापारी का नहीं होगा, देश का फायदा होगा। क्योंकि अगर वो बचेगा तो किसी के काम में आएगा, खराब होने से तो बेहतर होगा। और इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री हो, तो कृषि हो या हार्टिकल्चर हो, तीनों क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट दिया है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो ये चैलेंज आता है कि इसको संभाल के कैसे रखा जाए। तो प्रोक्योरमेंट की बात भी आई है, तो कार्गो हब की बात आई है, चेन बनाने की बात आई है, एक्सपोर्ट की बात आई है। हमारा डिपार्टमेंट कहता है कि अगर फल और सब्जियां जो जल्दी खराब होती हैं तो उसको प्रोसेस करने के बारे में सोचिए। तो मैं उन कार्गो हब को प्रोसेस करने के सेंटर से लिंक होता हुआ देखता हूँ। अच्छा। और मैं मानता हूँ कि हमको डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जो भी हमारी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पर लैब है क्या, ताकि उसको सैंपल के लिए दूर न जाना पड़े। अगर उसके बाद स्टोरेज है क्या, वहीं आसपास कार्गो हब का मतलब ही ये होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट हो, और चाहे फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट हो, अगर वो खराब होने वाली चीज़ें हैं तो उनको प्रोसेस करके पहुंचाना, लेकिन कार्गो हब से उनको लिंक करने की बात, इसलिए 100 कार्गो हब की बात इस बजट में की गई है। मैं इन सबको समग्रता में देखता हूँ और वही सप्लाई चेन का एक बड़ा बेहतरीन मॉडल है। बिल्कुल सर। सर, आपने बात की जिस तरह से ये इंडस्ट्री प्रमोट कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, मैं जानना चाहूँगी किस तरीके के रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं, कौन सी कंपनीज है जो निवेश करने के लिए तैयार है, कितना इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स से जो इसमें एक बिजनेस मॉडल देखती हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उदाहरण NH और NHI है। बजट में 1 लाख करोड़ मिलता है उनको, और सड़कें बनती हैं 22 लाख करोड़ की, 23 लाख करोड़ की, वो बन रही हैं जी। वो बनने के बाद में वो PPP मॉडल पर लोग उस पर पैसा दे रहे हैं। बाद में लगा कि नहीं भीड़ ज़्यादा हो रही है तो चलिए चिप लगा दीजिए ताकि समय भी बचेगा। हम समय के साथ में जिन परिवर्तनों को स्वीकार कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है जी सर। और इसलिए वित्तीय प्रबंधन का, मैंने पहले ही वही शब्द कहूँगा, वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है कि हम सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी चीज़ों को और बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। तो मैं मानता हूं कि PPP मॉडल की ज़रूरत है। रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को शामिल करना
और दूसरी तरफ ये कह देना कि भाई इतने कंपोनेंट तो आप आयात कर ही नहीं सकते, वो भारत के बनी हुई चीज़ों को ही आपको लेना पड़ेगा। डीआरडीओ को जिस प्रकार से मदद दी है कि भाई 25% पैसा डीआरडीओ रिसर्च में करेगा, लेकिन डीआरडीओ को अब ये कहा गया है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी किनारे नहीं कर सकते। अगर उनने कोई योग्यता हासिल की है तो आप उसको टेस्ट करिए, उसको अपने पैरामीटर्स पर देखिए और उसके बाद में उनको आगे आने दीजिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हम हथियारों के खरीदार थे, अब हम उसको बेचने का काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात भी हम करें तो जो निर्यात बढ़ा है वो निर्यात औषधियों का बढ़ा है, तो चाहे वैक्सीन का निर्यात किया हो, चाहे दवाइयों का निर्यात किया हो, अब हम हथियारों का निर्यात भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विदेशी मुद्रा भंडार आज की तारीख में जो कर्ज हमारे ऊपर है उससे ज़्यादा है। ये मैं इकोनॉमिक सर्वे में जब इस बात को देखता हूँ तो, या कोई भी अर्थशास्त्री हो या भविष्य में खास करके नौजवान जो बहुत तेज़ी के साथ में इकोनॉमी को प्ले कर रहा है, जिस कारण से क्रिप्टो करेंसी जैसी बातें सामने आ रही है, उन सबको भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि देश बहुत तेज़ी के साथ में आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास में गारंटी के लिए विदेशी मुद्रा है। और लोन आपको लेना है तो बजाय आप किसी दूसरे बैंक से लेने के बजाय आप भारत के उद्योगपति से लीजिए, ये बात अटल जी भी कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो थॉट प्रोसेस तो सर दिख रही है। बट मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं इस इंडस्ट्री में जो रुचि रख रहे हैं, और आप जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो कितना निवेश हम उम्मीद कर सकते हैं इसमें आएगा? और ये सेक्टर मुझे समझ में जो आ रहा है वो कि ये बहुत ही आगे इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्टर की तरह आइडेंटिफाई हुआ है। तो जिस तरह की निवेश वेयर हाउसिंग के लिए पूरी उसकी टेक्निकल टेक्नोलॉजी में जो लगेगी, ऐसे ही जल शक्ति में सर पाइप्स बनेंगे, अब ज़्यादा उत्पादन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो पूरे अगर हमें हर घर नल का नारा पूरा करना है तो आगे आने वाले समय में किस तरीके के यहाँ निवेश और किस तरीके की पार्टनरशिप्स हम देखें? पहले एक लाइन में आपसे कहा था कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा डालते हैं तो रोजगार स्वाभाविक तरीके से बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा जी। दूसरा जो आपने फूड प्रोसेसिंग की बात की है, पीएलआई स्कीम में अगर कोई बड़ी कंपनी दुनिया में जाकर मार्केटिंग अपना करना चाहती है, हमें कंपनी के लाभ से नहीं बजाय इससे ज़्यादा रुचि है कि वो भारत की कंपनी है। तो हमने कहा कि हम 50% आपको योगदान करेंगे, 50% वो करें। मतलब 50% ब्रांडिंग और मार्केटिंग में किसी भारतीय कंपनी को सरकार देगी, ये शायद पहला मौका होगा। बहुत दूसरी कैटेगरी है कि जैविक जो है और इनोवेटिव, अगर आपको नया प्रोडक्ट खान पान के बारे में बनाते हैं, जैसे बहुत कुछ आए थे कि दही में जिनके दूध या दही खाने से या दूध के प्रोडक्ट खाने से पेट खराब हो जाता है, तो उसने कोई एंजाइम डालकर ऐसा कि उससे वो प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। तो हमको खाने पीने वाले के उसको भी एड्रेस करना होगा। तो हमने कहा कि इनोवेटिव और ऑर्गेनिक एक ये दूसरी कैटेगरी है। तो ऐसी 3 कैटेगरी में पीएलआई स्कीम है, जिस पर मैंने कहा आपसे कि 1022 करोड़ रुपया है। बड़ी कंपनियां अभी बिस्किट की कंपनियां ही हैं जो दुनिया में ब्रांड बनी हुई हैं, लेकिन हमारे पास में तो बहुत बड़ी चेन है खान पान की, हमारे रीजन्स इतने हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके बारे में हमें काम करना होगा। दूसरा जो हिस्सा है जो आपने कहा कि सप्लाई चेन में चाहे वेयर हाउसिंग हो या कोल्ड स्टोरेज हो या बाकी चीज़ें हो, वो हमारे किसान संपदा योजना जो ऑलरेडी स्कीम चल रही है उसका हिस्सा है। पहले एक मिनी फूड पार्क की बात आई है कि हम चीज़ों को एक जगह पर केंद्रित करें और 3 यूनिट को लगाकर हम चीज़ों को बनाएं, और जो मैंने कहा आपसे कि जो अभी सरकार ने कार्गो हब की बात की है उससे उसको कनेक्ट करें, ताकि और लैब की मैपिंग करने का काम भी मंत्रालय ने तय किया है। लैब हैं, लेकिन जो लैब है और जो क्लस्टर है हमारा, उसमें जो चीज़ें उसको टेस्ट करनी है उसकी टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। अब लैब टेस्ट कर रहा है 90 चीज़ों को, लेकिन जो चीज़ उसको चाहिए वो उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस गैप को ख़त्म करने पर हमारा फोकस भी है। ओके, ऑल राइट सर, फोकस है और बहुत बढ़िया रहा आपसे बातचीत की। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद सर।